लंबित एसिड अटैक मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। कहा, दिल्ली में ये हाल है तो कैसे चलेगा। एसिड हमले से जुड़े सभी लंबित मुकदमों की जानकारी जमा करने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस मामले में हस्तक्षेप करने से किया मना। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का दिया निर्देश। कहा, हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो आर्टिकल 226 का अस्तित्व हो जाएगा खत्म। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से आरोपियों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 8 दिसंबर को होगा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा, बीएलओ पर कम करेंगे बोझ, अतिरिक्त कर्मी किए जाएंगे तैनात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको संपत्ति नुकसान होने पर क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, इस पर जानकारी देंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो फोन करें। हमारा फोन नंबर है 01206127 01206127 01206127 01206127 सबसे पहला प्रश्न सर हमारा आपसे ये रहेगा, संपत्ति नुकसान कानूनी तौर पर क्या होता है? देखिए शालिनी जी, जो नुकसान है संपत्ति का, इसके बारे में कानूनी रूप से या किसी भी तरह से जो कुल मिला के मतलब ये होता है, जैसे आपके हमारी कोई चीज कोई तोड़ दे जी, तो वो भी तो नुकसान हुआ, क्योंकि हम उसको पूरा का पूरा नहीं उपयोग कर पा रहे हैं। या कोई हमारी संपत्ति है, उसमें किसी ने और नुकसान पहुंचा दिया है। कार है, हमारी कार का शीशा तोड़ दिया है या कोई बम्पर तोड़ दिया है, तो ये एक संपत्ति का नुकसान तो हुआ। और संपत्ति के नुकसान में दो तरह की संपत्ति है, एक अचल और एक चल संपत्ति जी। और तीसरी एक तरह की संपत्ति आजकल और बात कही जा रही है कि वह क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है या नहीं जी। हमारी व्यक्तिगत संपत्ति जो है, मान लीजिए, और उस हमारी व्यक्तिगत संपत्ति में दो तरह की चीजें हैं। मेरे घर से कोई जेवर उठा ले, कोई चीज उठा ले, या कोई ऐसी चीज ले जाए जिसमें कि हम रखते हैं, टेबल या कुर्सी, या उस चीज को उठा के लेके चला जाए, तो यह तो हमारी चल संपत्ति की तरह से उठा के लेके चले। लेकिन हमारी अचल संपत्ति जो है, उसको आपने नुकसान किसी ने पहुंचा दिया है, तो वो अचल संपत्ति का नुकसान हुआ है। उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी अचल संपत्ति का नुकसान। तो कुल मिला के इसमें दो तीन चीजें खास तौर पर है कि एक तो जो संपत्ति रख के है, नुकसान पहुंचने का मतलब कानूनी रूप से वह आपकी उतनी वैल्यू नहीं रह गई है जितनी की पहले थी जी। उसकी वैल्यू में थोड़ी कमी आ गई है। ये तो एक मुख्य मुद्दा हुआ कि उसकी वैल्यू में कमी आ गई है। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि अगर हमारी संपत्ति है और उस संपत्ति को आप पुरानी स्थिति में नहीं ले आ रहे हैं, तो वो वो भी एक नुकसान हुआ हमारा, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अब तो कैसे होगी भरपाई? भरपाई करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारी संपत्ति को आपने तोड़ दिया या नुकसान पहुंचा दिया। नुकसान पहुंचा दिया तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हम आपसे क्लेम करेंगे, दावा ठोकेंगे, कहेंगे कि आप हमारी इस संपत्ति को आपने इतना नुकसान पहुंचाया है और आप हमको इसको पूरा करिए। तो कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि उसके दाम उतना नहीं होता, लेकिन ज्यादा दाम बना करके लोग ले आते हैं।
तो ये एक मुख्य मुद्दा हुआ कि कानूनी रूप से संपत्ति को जब आप उसके दाम में कमी हो जाए, वैल्यू में गिरावट आ जाए, तो वह कानूनी रूप से संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये मान के चलिए आप इसको। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की संपत्ति को नुकसान हो सकता है, जैसे मतलब घर हो गया, गाड़ियां हो गई, किस प्रकार की मतलब? हाँ, देखिए यही हमने पहले उसको एक चीज को कहा कि घर और गाड़ियां। घर तो आपका एक अचल संपत्ति हुई, जी। आप उसको उठा के कहीं ले नहीं जा सकते हैं। जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर के बगल में आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे मेरे घर को नुकसान हो रहा है, तो वो उस तरह से वह अचल संपत्ति को नुकसान हुआ। लेकिन हमारी गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, उसको अगर किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, उसके आपने सीट तोड़ दी है या और कुछ भी तोड़ दिया, दरवाजे में कमी ले आ दी है, तो इस तरह से उसके वह चल संपत्ति को नुकसान हुआ है। आप वहां पर उसको उठा के लेके चले जाते हैं या कोई और चीज को किसी को आप कह देते हैं कि नहीं इसकी गाड़ी का पंक्चर कर दो या नुकसान कर दो, तो ये उसकी चल संपत्ति का नुकसान हुआ। लेकिन हमारा मकान है, हमारा जमीन है, हमारी जायदाद है, हमारा खेत है, और उस खेत में आपने जानबूझ के, देखिए ये कानूनी रूप से खास तौर पर इस चीज को रखना पड़ता है कि जानबूझ के जो नुकसान पहुंचाया गया है, वही नुकसान माना जाता है कि ये नुकसान हुआ है। कई बार अनजाने में कई चीजों को नुकसान हो जाता है, अनजाने नुकसान को उसको ये माना जाता है कि नुकसान तो हुआ है, आप उसके लिए कर सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं, लेकिन वो उतना नहीं है जितना कि एक जानकारी में हुई संपत्ति का नुकसान हुआ है। कोई आदमी हमारी चीज उठा के लेके चला जाए, ये उसकी जानकारी में हुआ है, ये एक अपराध है, और इस अपराध की श्रेणी के लिए हम उसके आप समझ लीजिए कि उसको पाने के लिए हम कानून की शरण ले सकते हैं। ये खास तौर पर इसमें देखना हो। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि संपत्ति नुकसान होने पर कैसे केस दायर कर सकते हैं? ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई कि कैसे केस दायर कर सकते हैं, क्योंकि संपत्ति का किसी को नुकसान हुआ है और कोई केस ही नहीं दायर कर सकता है, तो संपत्ति के नुकसान का क्या मामला। उसमें खास तौर पर यह होती है बात कि अगर किसी के संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो पहले दो तरह की चीजें होती हैं। आप एक सिविल लायबिलिटी हो जाती है, क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाती है। क्रिमिनल माने आपराधिक काम हुआ है, और एक होती है सिविल लायबिलिटी, माने आपको सिविल लायबिलिटी के तहत आप उसका मुआवजा तो ले सकते हैं, लेकिन उसका क्रिमिनल केस उसके खिलाफ नहीं कर सकते। जैसे मेरी जमीन जायदाद को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया है, तो मैं उसके खिलाफ आपको सिविल लायबिलिटी में जाऊंगा, कोर्ट में मुकदमा करूंगा। लेकिन एक क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ किसी ने हमारी संपत्ति को तोड़ दिया है, हमारे मकान को तोड़ फोड़ कर दी है, तो हम उसके लिए उसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस को उसकी सूचना देंगे, और पुलिस के पास उसका वीडियो बना के, जरूरत आजकल के जमाने में तो वीडियो आ गया है, पहले नहीं होता था। पुलिस जांच करती है, और जांच करने के बाद ये बताती है कि देखिए इस व्यक्ति ने इनका इतना नुकसान पहुंचाया है। उस नुकसान के आधार पर वो क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी तय हो जाती है, और वो जरूरत पड़ती है तो उसको कहते हैं कि आप मुआवजा दीजिए, और मुआवजा नहीं देंगे तो उसमें स्थिति में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे छोटा मोटा अपराध हुआ है, कोई छोटी मोटी चीज हुई है, तो उसमें 6 महीने की सजा होती है। लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा है, तो उस पर आपको सजा काफी बड़ी हो सकती है, ये देखना होगा। तीसरी चीज मैंने जो आपसे कही कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी के जो नुकसान के बात है, उसमें प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट आया है, 1984 में पेश हुआ है। तो उसमें क्या है, जैसे आजकल क्या होता है कि लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बसों में आग लगा देते हैं। कई बार तो ये कर देते हैं, कई बार बस में आग लगा दिए, कई बार कहीं पर चल रहे हैं मेट्रो में मारधाड़ कर दिया, और ये ट्रेन को नीचे आप देखेंगे कि उसकी पटरियां उखाड़ डाली, तो उसमें दूसरे की जान माल की क्षति होती है, और वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो पूरे जनता जनार्दन की संपत्ति है, और उसका नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसी स्थिति में बहुत कठोरता पूर्वक उसमें जमानत नहीं मिलती है,
उसमें कहा जाता है कि नहीं, आपको जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि जानबूझ करके आपने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसी स्थिति में उनको जमानत भी नहीं मिलती है और पूरा का पूरा उनको भरपाई करनी पड़ती है। लेकिन कई बार भरपाई नहीं हो पाती है तो लोग जेल चले जाते हैं। अब जैसे ट्रेन की पटरी किसी ने उखाड़ दी तो उसकी क्या भरपाई करेगा? भरपाई करने का मतलब अगर मान लीजिए उसमें 2-4 लोग और कोई मर गए तो उसकी भरपाई कैसे हो सकती है? इन्हीं स्थितियों को निपटने के लिए कि उसमें जल्दी जमानत नहीं होती है और उसमें कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, ये मुख्य उद्देश्य है उसका। जी, कहा जाता है कि इसमें आईपीसी धारा 125, 127 और जैसा आपने भी बताया 1984 का नया जी वो था। ये सारी धाराएं जो हैं, ये आपको बताया कि जैसे अभी तो बीएनएस आ गया है ना जी। ये आईपीसी नहीं, इंडियन पीनल कोड नहीं रह गया। हाँ, अब जो है बीएनएस के तहत आ गए, जी। भारतीय न्याय संहिता के तहत। वो कहते हैं, उनका जो आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बयान था, तो पार्लियामेंट के बयान में ये कहा गया था कि हमारा उद्देश्य नहीं है कि किसी को दंडित किया जाए, हमारा उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति जिसको न्याय न मिल रहा हो उसको न्याय दिलाने के लिए इस बीएनएस धारा को ले आए हैं, बीएनएस को ले आए हैं। तो बीएनएस माने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 324 के अंतर्गत मान लीजिए किसी आदमी ने किसी चीज का नुकसान पहुंचाया है तो उसको दंडित करने का प्रावधान उसी में है कि आप उसको सूचित करिए और बताइए कि कितना नुकसान हुआ है। जैसे कई लोगों का मान लीजिए आप कैसे इसका असेसमेंट कौन करेगा? असेसमेंट करने के लिए तो या तो आप पुलिस से ही कोई असेसमेंट कराने वाला ले आइए, कोर्ट करता है, असेसर नियुक्त करता है, नहीं तो सर्वेयर होता है जो LIC का या और किसी चीज का होता है, वो जाके बताता है कि देखिए आपका इतना नुकसान हुआ। अब आप सड़क पर चलते चले जा रहे हैं, किसी ने आपकी कार को या किसी ने आपकी मोटरसाइकिल को कहीं से या बस आ रही है उसने टक्कर मार दिया तो कितना नुकसान हुआ है? आपके कहने के अनुसार तो उस नुकसान को मान नहीं लिया जाएगा। उस नुकसान को मानने के लिए कोर्ट में एसेसर नियुक्त करेगा और वो तय करेगा, ये सर्वेयर ये बताएगा कि ये सर्वे करने के बाद पाया गया कि इतना इसका नुकसान हुआ है और उसी के आप अनुपात में आपको मुआवजा मिलेगा, आपको भरपाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा और उतना ही मिल गया, ऐसी स्थिति में ये नहीं होता है। उसके लिए पूरी तरह से देखा जाता है, एसेसर देख करके बताता है, सर्वेयर देख करके बताता है, तब निर्धारित होती है कि कितनी चीजें का नुकसान हुआ है और कितना आपको मिलना चाहिए उसके बाद। जी, अब हम आपसे जानते हैं सर, जब आपकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपके क्या अधिकार हैं? ये हमारी संपत्ति अगर क्षतिग्रस्त हो गई है तो हमारे तो यही अधिकार है, या तो हम दो चीजों को ध्यान, उसको या तो दंडित कराएं या हम उसकी भरपाई कराएं, उसे क्षतिपूर्ति कराएं ले आकर के आप हमारी संपत्ति को। तो अब आप क्षतिपूर्ति कराने के लिए, जैसे हमारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंच गया है, मान लीजिए आप मेरे जमीन है, जायदाद है, उसमें फसल लगी हुई है और फसल में आपने जानबूझ करके जाकर के आग लगा दिया तो हमारी कितनी जमीन उसमें संपत्ति जल के राख हो गई और हम कहीं नहीं कुछ रह पाए। तो ऐसी स्थिति में तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि इस व्यक्ति ने जानबूझ के ऐसा किया है, ये इसने ऐसा नहीं कर दिया है कि अनजाने में कोई कर दिया है, इसने जानबूझ करके आग लगाई। क्योंकि आपका उद्देश्य होता है कि आप सारी चीजों को सतर्क रहते हुए काम करें, बिना सतर्कता के अगर काम करते हैं तो ये आप ध्यान रखिए कि दूसरे को नुकसान भी होता है। इसी लॉ ऑफ टार्ट के तहत जो है एक कानून है, लॉ ऑफ टार्ट के तहत इस चीज को ध्यान में रखना होता है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, डैमनम साइन इंजूरिया एक बात कही जाती है और एक डायनम नॉन साइन इंजूरिया जो होती है, दो चीजें होती है। मान लीजिए आपकी दुकान है, कोई कापी किताब की और सारी चीजों की दुकान है, उसी के बगल में मैंने अपनी दुकान खोल दिया तो क्या हुआ? आपका नुकसान तो हो गया, लेकिन आप इस चीज के लिए मुआवजा हमसे नहीं ले सकते, किसी कीमत पर नहीं ले सकते, क्योंकि दुकान खोलना अगर आपका अधिकार है तो मेरा भी अधिकार है कि उसके बगल में मैं दुकान खोल दूं। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे मेरा मकान बना हुआ है और उसी मकान के इर्द गिर्द आपकी जमीन है और आप मेरे मकान के बारे में चिंता न करते हो, वहां पर गड्ढे खुदवा दें
तो आपने तो जानबूझ करके ऐसा काम किया है कि उस गड्ढे खुदवाने के कारण मेरा मकान ध्वस्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं आपके खिलाफ जा सकता हूं, क्योंकि आपने मुझे नुकसान पहुंचाया है और जानबूझ के नुकसान पहुंचाया है, जो कि रोका जा सकता था। लेकिन दुकान खोलने के बाद अगर मैंने भी दुकान खोल दिया और आपकी दुकान वहां से पहले से चल रही है, तो इस आधार पर आप मुझसे कोई चीज नहीं मांग सकती हैं, क्योंकि मैंने दुकान वहां खोल दिया और आपका नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो हम इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं वहां किस चीज की दुकान खोलूं और किस चीज का नहीं करूं। तो अगर आप मुआवजा लेते हैं तो खास तौर पर इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि आप देखिए कि किस चीज से नुकसान हुआ है आपका, और कौन के जानबूझ करके किया गया कितना नुकसान हुआ है, उसको आप तय कराइए। और तय कराने के बाद ये देखिए कि अगर इस व्यक्ति ने जानबूझ करके वहां आग लगा दी है, जानबूझ करके उसने गड्ढे खोद दिए हैं, जानबूझ करके तोड़ फोड़ की है, तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस का सहारा लेकर के उस व्यक्ति को दंडित कर, और कई बार तो यह है कि आप उससे रिस्टोर कराइए कि अगर मेरा नुकसान तुमने किया है तो तुमको इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, और रिस्टोर करके मुझे ले आओ, उसी पुरानी स्थिति में रखो। और नहीं तो कम से कम उसके खिलाफ आपराधिक मामला तो दर्ज होना ही चाहिए, जिससे कि उसको ये सबक मिले और बाकी आने वाले किसी आदमी को बारे में ऐसा न हो कि वो हमको नुकसान पहुंचाता चला जाए। ये 2-3 चीजें इसमें खास हैं। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कौन से कारक हैं जिससे मुआवजे की राशि तय होती है? देखिए शालिनी जी, मैंने एक खास तौर पर ये इस चीज को बताया था कि कारक तो इसमें 2 ही है। मान लीजिए आपने संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, तो किन आधारों पर आप उनसे मुआवजा लेंगे? आपको तय कराना पड़ेगा ना कि आप इस चीज को तय कराइए, एक सर्वेयर बनाइए, रखाइए, कोर्ट से निर्देश लीजिए कि कोई व्यक्ति जाए और उसकी जांच करे और ये बताए कि ये देखिए इनके नुकसान इतने हुए हैं और क्या किया जा सकता है, उसको पुरानी स्थिति में बहाल किया जा सकता है कि नहीं बहाल किया जा सकता। कई बार वो पुरानी स्थिति में बहाल होने की हालत में नहीं है तो नया देना पड़ेगा। नया देने में कई बार ये भी होता है कि वो हमारी संपत्ति काफी पुरानी हो चुकी है, फिर भी हम उसमें कहते हैं कि नहीं, हमको आप इतना दे दीजिए, तो उस चीज को पूरा कोई नहीं मानता है। कोर्ट इस चीज को कहता है कि आपने 10 साल तक अपनी कार चला ली है, तो कार चलाने का तात्पर्य है कि कार पर आप चल रही है और कार में कोई कमी नहीं आई है, बावजूद इसको आपको नई कार जितना मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक सर्वेयर ही नियुक्त होगा और वो कारक जो बनेगा वो बताएगा कि देखिए आपकी कार 10 साल पुरानी हो चुकी है, आपको इस समय पर इतना अगर बेचते तो इतना मिल सकता है, नई कार की कीमत इसको नहीं मिल सकती है, इसलिए आपको इतना पैसा ही मिलेगा। कोर्ट इन्हीं सब चीजों को देख करके उस पर निर्धारण करता है। जी, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संपत्ति क्षति का दावा कब तक करना होता है? इसका कोई लिमिटेशन पीरियड या इसका लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, मतलब कितना समय? देखिए, एक तो कानून में खास चीज पर खास तौर पर बात कही जाती है कि अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो कानून आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आता है। कहते हैं विजिलेंट, जो विजिलेंट होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, उन्हीं के कानून रक्षा आता है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो है कि आप उसकी लिमिटेशन पीरियड है कि आप इतने दिन के भीतर, आप 3 महीने के भीतर आप उस चीज को ठोक दीजिए, दवा लगा दीजिए। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप 3 महीने का इंतजार मत करिए कि कई बार होता है कि आएंगे तो हम देखेंगे, नहीं, आप उसी समय दीजिए, पुलिस को रिपोर्ट करिए और पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस उस चीज पर तहकीकात करेगी, तहकीकात के बाद आप उस पर मुआवजा के लिए कह सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज आ गई है तो आप कोर्ट में जाइए और उस 3 महीने के दौरान, आप अवधि के दौरान भी कोर्ट में आप जा सकते हैं और उसका मुआवजे के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन अवधि देखिए इम्पोर्टेंट तो है, लिमिटेशन की पीरियड तो है, लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क और जागरूक बने रहें। अगर आप सतर्क और जागरूक बने हुए हैं
तो निश्चित तौर पर कानून आपकी मदद के लिए आगे आएगा। नहीं तो वकील लोग और तमाम तरह के लोग ऐसे लोग हैं जो आपको कोई न कोई खुड़पेच लगाते रहेंगे और कहेंगे कि नहीं, आपको नहीं मिलना चाहिए, आप इतने दिन बाद आए हैं, अगर आपको नुकसान हुआ होता तो आप इतने पहले आ जाते। कुछ चीजें आती हैं, तो ऐसा मौका किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को स्वयं तय कर लीजिए कि हम जितनी जल्दी हो सके, जितना शीघ्रता से हो सकता है, उस शीघ्रता के साथ हम उसका कंपनसेशन लेंगे या उसको दंडित कराने का प्रावधान करें। जी, तो संपत्ति नुकसान में जमानत के क्या प्रावधान है? देखिए, संपत्ति नुकसान में जमानत के क्या, छोटी मोटी संपत्ति हुई है तो ये बेलेबल है जी। अगर कोई मान लीजिए आप मैं सड़क से चल रहा हूँ या कोई आदमी ने मार दिया, मेरे शीशा टूट गया जी। तो इसमें ये तो एक बहुत छोटी सी माइनर हुआ ना डैमेज, और माइनर डैमेज में पुलिस उसको ले गए, पुलिस को बताया, पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा और उसको वो जमानत दे दिया क्योंकि ये बेलेबल है, माने इसके जमानत का प्रावधान है इसमें। लेकिन बड़ी चीज हो गई है, जैसे आपने कोई चल रहा है विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द या कहीं पर आंदोलन चल रहा है और आपने सरकारी संपत्ति या बस को ही फूंक दिया या कोई विश्वविद्यालय के और भी कोई वाहनों को फूंक दिया, कुछ और जगहों पर आग लगा दी, तो ऐसी स्थिति में ये तो अपराध कठोर है ना, ये कठिन छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये बड़ा अपराध है। बहुत सारे लोगों को आपने नुकसान पहुंचाया है, वहां बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ाई में हर्जा हो रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसी चीजों पर जल्दी जमानत नहीं मिलती है और ये कठोर नियम के तहत उस पर जांच की जाती है और कोर्ट इस पर तय करता है। आपकी बात को सुनेगा कोर्ट, प्रोसिक्यूशन की बात को भी सुनेगा, दोनों की बात को सुनने के बाद ही कोर्ट इस पर कोई निर्णय देगा कि इनको जमानत दी जाए या न दी जाए। तो जमानत की प्रक्रिया तो यही है कि एक बेलेबल है, एक नॉन बेलेबल है। बेलेबल में आप पुलिस से ही जाकर के छोटी मोटी, आपके जैसे मेरी मोटरसाइकिल का या मेरी कार का कोई शीशा टूट गया है तो ये तो इतना कोई बड़ा अपराध नहीं है, ये अनजाने में भी हो सकता है, तोड़ दिया है तो उसको कर दिया है, फिर उसको वहां पर आप जाएंगे और जमानत मिल जाएगी। लेकिन कोई बड़ा अपराध, संगीन अपराध किया है तो वहां पर जमानत का प्रावधान बहुत ही कठोर है, ये है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत परमानंद पांडे जी। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।